Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. ओके सो सॉलिड्स चैप्टर में लास्ट टॉपिक हमने किया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और उससे रिलेटेड टॉपिक्स कुछ. नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी. तो हम प्रैक्टिकली कहाँ पे इलास्टिसिटी का फिनोमेना कहाँ पे यूज़ होता है वो हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में. फर्स्ट, द मेटेलिक पार्ट्स ऑफ अ मशीनरी. The metallic parts of a machinery are never subjected to stress beyond elastic limit. Because otherwise they will suffer permanent deformation. तो हर मशीन में बेसिकली जो मशीन के पार्ट्स का साइज़ है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, वो शेप चेंज नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनमें डिफॉर्मेशन ना आए. परमानेंट डिफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज बैड फॉर एनी काइंड ऑफ मशीन. सो इसलिए हमेशा ऐसे मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है. स्ट्रेस का लेवल और जो मैंने सेफ्टी फैक्टर बताया था लास्ट टाइम, उसको हमेशा ध्यान में रख के मटेरियल्स को चूज़ किया जाता है और डिज़ाइन किया जाता है. नेक्स्ट, द क्रेन विच इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी वेट. heavy weights या loads is provided with thick wires. thick metallic wires and wires और ropes. तो ऑब्वियस है रोप्स और जो वायर्स हैं उनको काफ़ी हैवी रखा जाता है और फिर इन रोप्स को और वायर्स को पुली से अटैच किया जाता है जो कि फिर मोटर से कनेक्टेड होती है. और उनके थिक होने का रीज़न ये है कि उनकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो बढ़ सके, वो ज़्यादा लोड को हैंडल कर सकें. तो वो सिंपल सा उसका रीज़न है. और यहाँ पे भी वो सेफ्टी फैक्टर वाला कंसेप्ट है. तो उनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन ना आए या वो स्ट्रेच ना हो या वो ब्रेक ना हो, इस रीज़न की वजह से उनको थिक लिया जाता है. कितना थिक लेना है डिपेंड्स ऑन कि किस लिमिट तक हम लोड उठाने वाले हैं और जो मटेरियल हमने यूज़ किया है वो कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकता है. सो इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन दैट. ओके, नेक्स्ट, द ब्रिजेस आर डिज़ाइंड in such a way that they do not bend or break with heavy traffic load. Or of blowing wind or by high speed wind. और बाय इट्स ओन वेट. तो ऑब्वियस है उसको इस तरह से यूज़ करते हैं. इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में एक इंटरेस्टिंग थिंग और है जो कि कंपटीशन में यूज़ हो सकती है. तो मैं उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ. सपोज़ हमने जो ब्रिज यहाँ पे यूज़ किया है, अगर हम सिंपल इस टाइप का ब्रिज, इस स्ट्रक्चर का ब्रिज यूज़ करते हैं तो ये अपने वेट की वजह से या एक्स्ट्रा जो इस पर लोड हैंग कर रहा है उसकी वजह से ये बैंड कर सकता है. तो अगर हमने यहाँ पे लोड लटकाया तो उस लोड की वजह से या खुद के वेट की वजह से भी, दोनों के सपोर्ट की वजह से, इट विल बैंड अ लिटिल बिट. मैं थोड़ा एग्जेजरेट करके बता रहा हूँ, इतना बैंड नहीं आता, लेकिन बैंड फिर भी वो कंसिडरेबल डेंजरस अमाउंट में आ सकता है. तो ये बैंड कर जाता है यहाँ से. और ये एक स्टील या मेटेलिक बार है, किस जो भी हमने मटेरियल की बार यूज़ की हुई है. तो यहाँ पर जो इसमें ये
जो बेंडिंग हुई है इसको हम मेज़र करते हैं डेल के फॉर्म में, एंड डेल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि कितना डिफॉर्मेशन हुआ है। तो इस पॉइंट पर जो डिफॉर्मेशन है इसको हम बोलेंगे डेल को डिप्रेशन, डिप्रेशन इन द वायर। डिप्रेशन मीन्स कि कितना वो उसका शेप चेंज हुआ है सेंटर टू सेंटर। ओके, इस डिप्रेशन को निकालने का फॉर्मूला है जो जिससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ और उसको याद रखना है। ये फॉर्मूला है WL³ डिवाइडेड बाय 4YBDQ, 4YBDQ। यहाँ पे सारी जो ये क्वांटिटीज़ हैं ये किसी भी गिवन मटेरियल के लिए नोन होती हैं, और बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले में डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ क्या रिलेशन, अगर क्वेश्चन आएगा भी तो क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले के रिलेशन पर बेस्ड होगा। फॉर एग्जांपल इसमें पूछा जा सकता है कि एल में अगर लेंथ में हम 1% चेंज करें तो डिप्रेशन में कितना ज़्यादा चेंज आएगा, तो या लेंथ बढ़ाने पर डिप्रेशन बढ़ेगा या कम होगा, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, अब ये सिम्बल्स का क्या क्या मीनिंग है। डेल का मीनिंग तो मैंने बता दिया, डिप्रेशन है। W इज़ लोड, W इज़ वेट और लोड। L इज़ लेंथ ऑफ बार, Y is Young's modulus of the material used in the bar, B is the breadth of bar, and D is the depth of bar. यानी L, B, D are three dimensions of the bar. So यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हो कि किस किस चीज़ से डिप्रेशन बढ़ता है, किस चीज़ से घटता है। वेट ज़्यादा होगा तो डिप्रेशन ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, और अगर लेंथ ज़्यादा है तो भी डिप्रेशन ज़्यादा होगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ों से ये डिप्रेशन कम होता है। अगर यंग्स मॉडुलस लार्ज है तो जैसे स्टील का लार्ज होता है तो स्टील में कम डिप्रेशन आएगा अदर चीज़ों के कंपैरिजन में, अदर मटेरियल्स के कंपैरिजन में। अगर ब्रेड्थ लार्ज है तो भी उससे डिप्रेशन कम होगा, डेप्थ लार्ज है तो भी उससे डिप्रेशन कम होगा। तो यानी किसी मटेरियल के शेप में जो लेंथ है, सिर्फ लेंथ वाली डायमेंशन जो है वो डिप्रेशन को इंक्रीज़ करती है, बाकी सारी चीज़ें डिप्रेशन को डिक्रीज़ करती हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे जो बेंडिंग होती है, दिस बेंडिंग इन बार इज़ नोन एज, दिस बेंडिंग इन बार इज़ नोन एज बकलिंग। तो इंजीनियरिंग में इसको बकलिंग बोला जाता है। जब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं बार्स बनाने की, सिविल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो इस बेंडिंग को बकलिंग बोला जाता है। और इस बकलिंग को दूर करने के कई सारे तरीके हैं, और वो सारे तरीके जो हैं वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। तो एक कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये जनरली बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ हमें फॉर्मूला रफली याद आएगा कि किसके साथ क्या रिलेशन है, तो उससे भी काम चल जाएगा। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उस पर नहीं आने वाला। ओके, एक और टेक्निक है जो इसमें यूज़ करी जा सकती है बकलिंग को कम करने के लिए। वी कैन मेक द बार ऑफ आई शेप। और ऐसा ही जनरली इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। तो आपने किसी बिल्डिंग में जाके देख सकते हो, बार जो छत पे सीलिंग पे लगी रहती हैं उनको इस टाइप के होर्डिंग दिए जाते हैं, एंड टू एंड पर आई शेप का बनाया जाता है, और इससे इसकी एवरेज ब्रेड्थ और डेप्थ बढ़ जाती है। और हमें फॉर्मूले में दिख रहा था क्लियरली, ब्रेड्थ और डेप्थ ज़्यादा होने से बकलिंग कम होती है, डिप्रेशन कम आता है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे थर्ड पॉइंट के बारे में, इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया क्योंकि कॉम्पिटिशन में इस पर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, वी कैन यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी एंड फाइंड आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट कितनी मैक्सिमम हाइट तक एक माउंटेन बन सकता है अर्थ पर माउंटेन हम अनलिमिटेड हाइट का नहीं बना सकते, एक उसकी लिमिट है, और वो लिमिट डिपेंड करती है कि अर्थ का जो मटेरियल है वो कितना इलास्टिक है। वो जितनी इलास्टिसिटी का है उसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिट होगी। तो उसको यूज़ करके हम यहाँ पे मैक्सिमम हाइट ऑफ अ माउंटेन दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन अर्थ, वी कैन फाइंड आउट दैट हाइट।
So next application is maximum height of a mountain on earth can be estimated from the elastic behavior of earth. इलास्टिक बिहेवियर ऑफ अर्थ। और इसके लिए मैथमेटिक्स की ये है कि प्रेशर जो लगेगा माउंटेन की वजह से अर्थ की सरफेस पर, उस प्रेशर का फॉर्मूला हम एच रो जी लिख सकते हैं। रो यहाँ पे डेंसिटी है मटेरियल की, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एच वहाँ पे हाइट है, और रफ कैलकुलेशन के लिए जी की वैल्यू मैं सपोज 10 ले लेता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे जो पी आएगा, पी शोइंग अस द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अर्थ का मटेरियल जो हैंडल कर सकता है। सो वेयर एच, जो एच है वो माउंटेन की हाइट है, एंड जो डेंसिटी है अर्थ की रफली वो 3 × 10⁻³ एवरेज ऑन द सरफेस ये होती है। जी हमें ऑलरेडी पता है। एट द बेस ऑफ माउंटेन द प्रेशर मस्ट बी लेस देन द इलास्टिक लिमिट ऑफ अर्थ्स सपोर्टिंग मटेरियल हुज वैल्यू इज़ टिपिकली, जो प्रेशर है ये अल्टीमेट स्ट्रेस है के बराबर होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल ऑफ अर्थ, एंड इट इज़ अबाउट 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज़ प्लेस करके वी कैन फाइंड आउट। और ऑब्वियसली जो माउंटेन के नीचे ज़मीन है उस पर इससे कम ही लगना चाहिए प्रेशर, इससे ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती, इसके बराबर प्रेशर भी हैंडल नहीं कर सकती। यानी हाइट जो निकल के आएगी वो इसकी मैक्सिमम लिमिट निकल के आएगी, तो उससे छोटी हाइट होनी चाहिए हमेशा। तो प्रेशर शुड बी लेस देन, सॉरी एच रो जी, ये प्रेशर ये है एच रो जी, और ये प्रेशर जो यहाँ पे पी लिखा हुआ है ये अल्टीमेट स्ट्रेस है। तो जो प्रेशर है एच रो जी शुड बी लेस देन द अल्टीमेट स्ट्रेस दैट द अर्थ कैन हैंडल। सो यहाँ से एच रो जी इक्वल्स टू आ गया लेस देन 3 × 10⁸, एंड यहाँ से एच इक्वल्स टू एच लेस देन आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। रो की वैल्यू थी 3 × 10⁻³, जी की वैल्यू थी 10, हाँ रफली हमने 10 ले लिया। सो यहाँ से आएगा 10⁻⁴, एच शुड बी लेस देन 10⁻⁴ मीटर, यानी लेस देन 10 किलोमीटर। यानी जो लिमिट है हाइट की वो 10 किलोमीटर के अराउंड है। और जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है अर्थ पे उसकी हाइट से इसे कंपेयर करके देख सकते हैं, वो है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी 9 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच की रेंज की है। यानी माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो मैक्सिमम लिमिट पर रीच कर चुकी है। तो उससे ज़्यादा और कंटिन्यूसली माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन वो कभी भी उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेगी। उससे बड़ा माउंटेन नहीं बन सकता है अर्थ पर, वो मैक्सिमम लिमिट है अर्थ के लिए। ओके, सो दिस वाज 4th एप्लीकेशन। नाउ 5th एप्लीकेशन। 5th application is a hollow shaft is found to be stronger than a solid shaft of same material। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है इसकी और एक फैक्टर से रिलेटेड। हॉलो शाफ्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है सॉलिड शाफ्ट के कंपैरिजन में। सुनने में थोड़ा नॉन इंट्यूटिव टाइप का लग सकता है, लेकिन ट्रू है। उसका रीज़न ये है बेसिकली कि सॉलिड शाफ्ट में ज़्यादा मटेरियल होता है, उसकी वजह से ज़्यादा उसका वेट होता है। तो जो उसकी इलास्टिसिटी है उसको खुद के वेट को भी बैलेंस करना होता है, जबकि साइज़ उसका सेम रहता है, शेप उसका सेम रहता है। तो इस वजह से उसमें प्रॉब्लम आती है। स्पेसिफिकली अगर हम उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करें, रॉड को अगर हम शाफ्ट को हम ट्विस्ट करने की कोशिश करें तो उसमें टॉर्क जो डेवलप होगा, इसका फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में। तो मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर देता हूँ, और सिर्फ कंपटीशन के लिए याद रखना इसे, पहले वाले की तरह।
और ये फॉर्मूला है टाउ इक्वल्स टू पाई जी आर टू द पावर 4 अपॉन 2L। ये टॉर्क का फॉर्मूला है दैट कैन बी डेवलप्ड इन अ शाफ्ट। जी यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, शेयर मॉडुलस है या फिर और ऑब्वियसली वही यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर शेप चेंज कर रहे हैं हम, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ये है शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। And L is the length of rod, R is the radius of rod. रॉड या शाफ्ट। और क्या बचा, हाँ बाकी सब कांस्टेंट है। तो इन चीज़ों पर ये टॉर्क डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर हम दो केसेस लेते हैं, एक सॉलिड के लिए और एक हॉलो के लिए, तो सॉलिड के लिए तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा। सपोज रेडियस आर है तो सॉलिड के लिए फॉर्मूला ये हो गया टाउ पाई जी आर टू द पावर 4 अपॉन 2L, इक्वेशन नंबर 1। और हॉलो के लिए यहाँ पे दो रेडियसेस होंगी, एक इनर रेडियस एक आउटर रेडियस, तो ये हो जाएगा टाउ पाई जी आर आउटर पावर 4 माइनस आर इनर पावर 4। दो रेडियस है यहाँ पे। अब 2 इंटू एल, ये टाउ डैश है। सपोज इन दोनों का डिवाइड करेंगे, अपने पास आएगा टाउ डैश अपॉन टाउ पाई जी आर आउटर टू द पावर 4 माइनस आर इनर टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2L एंड सेम थिंग। अब L चेंज नहीं किया हमने, और G तो मटेरियल की प्रॉपर्टी तो वो भी चेंज नहीं होगा, पाई कांस्टेंट है वो भी चेंज नहीं होगा, डिवाइड करके ये आ जाएगा। सो टाउ डैश अपॉन टाउ इज इक्वल्स टू आर डॉट पावर 4 माइनस आर इनर पावर 4 डिवाइड बाय आर पावर 4। एंड सिंस बोथ द shafts आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, तो उन दोनों के लिए जो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम, वो इस रिलेशन में होगा। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, तो जो सॉलिड वाला है उसका वॉल्यूम ये होगा और जो हॉलो वाला है उसका वॉल्यूम ये होगा। सो यहाँ से वी कैन सी क्लियर रिलेशन, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर नॉट टू द पावर 4 माइनस आर इनपुट टू द पावर 4 आ जाएगा। दोनों का वॉल्यूम हमने सेम कर दिया है। सेम वॉल्यूम अगर लेंगे तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, यानी दोनों का मास हम सेम ले रहे हैं। और यहाँ से अगर ये वैल्यू निकाल के ओके ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा टाउ डैश अपॉन टाउ आर नॉट, इसको मैं लिख देता हूँ आर नॉट स्क्वायर प्लस आर इनपुट सॉरी आर इनर स्क्वायर ब्रैकेट आर आउट स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो गया सॉरी पावर यहाँ पे 2 है, पावर यहाँ पे 2 है, ये हो गया आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर टू दी पावर 2। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आर आउटपुट आउटर स्क्वायर प्लस आर इनर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर। ओके, यहाँ से क्लियरली वी कैन सी दैट अपर वैल्यू इज मोर देन द स्मॉलर वैल्यू, hence it is greater than 1, hence tau dash is greater than tau। तो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा वो हॉलो के लिए ज़्यादा लगेगा इन कंपेरिजन टू सॉलिड शाफ्ट। सो ये इसकी मैथमेटिक्स है, और ये पूरा डेरिवेशन और फॉर्मूला ये बोर्ड के लिए सिलेबस के लिए नहीं है, सिर्फ कंपटीशन में यूज़ हो सकता है। और इसके लिए भी ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन बस समझना है हमें, मेनली ये फॉर्मूला बस दिमाग में रखना है। जो भी क्वेश्चन आएगा फॉर्मूले पर डायरेक्टली बेस्ड आएगा, और ये जो फैक्ट बताया वो फैक्ट याद रखना है बस ऑब्वियसली। तो फैक्ट ये है कि जो हॉलो शाफ्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इन कंपेरिजन टू सॉलिड शाफ्ट। ओके, सो दीज वर द एप्लीकेशंस of elasticity. Next topic is elastic potential energy. Elastic potential energy ये निकालना है, और ये इस साल के बोर्ड के सिलेबस में नहीं है,
सो नॉट फॉर बोट्स दिस ईयर। ठीक है, इसको निकालते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे सपोज एक वायर ली है। लेट्स टेक अ वायर ऑफ लेंथ L, लोड F, क्रॉस सेक्शन एरिया A और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन small r, and extension due to load delta L। ठीक है, एंड वायर का यंग्स मॉडुलस y, यंग्स मॉडुलस y। ठीक है, ओके, अब हमें निकालना है यहाँ पे वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F.ds। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं तो थीटा 0, तो कॉस थीटा जो आता है वो कॉस 0 1 हो गया। ओके, ठीक है, यहाँ से F.ds। ओके, और इसको हम इंटीग्रेशन के बिना भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के बिना कैसे कर सकते हैं? जो हम फोर्स लगाएंगे, पहले फोर्स इमीडिएटली, अगर सपोज हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाना चाहते हैं तो इमीडिएटली जो फोर्स है वो 10 न्यूटन नहीं हो जाएगा। पहले हम फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे, पहले 0 होगा, फिर वो इंक्रीज़ करेगा और मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा। तो जो एक्सटेंशन आएगा वो 0 से लेकर 10 न्यूटन, जो पूरा फोर्स आया है उसके ड्यूरिंग आएगा, उस पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग आएगा। यानी वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू का एक्सटेंशन नहीं है, वो 0 से 10 न्यूटन के लिए एवरेज एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे हमें एफ जो लेना पड़ेगा वो एवरेज लेना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं, एफ एवरेज इंटू डी एस। डी एस का मतलब क्या हुआ? एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन हमने इस क्वेश्चन में लिया हुआ है डेल्टा एल। अब एफ एवरेज क्या होगा? एवरेज निकालना इज ईजी, वेरी ईजी। इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय 2। इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 0 से स्टार्ट किया तो 0, फाइनल वैल्यू सपोज एफ फाइनल वैल्यू है, डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया एफ बाई 2। सो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा एफ बाई 2 डेल्टा एल, और वर्क डन इज़ बेसिकली द एनर्जी। सो यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिंबल है इसका सपोज यू या यू ई इक्वल्स टू 1/2, और एफ को बोलते हैं लोड, इनटू डेल्टा एल इज एक्सटेंशन। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को अब और बहुत सारी चीज़ों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे ये पहला वर्जन हो गया इस फॉर्मूले का। अब इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ एरिया इनटू लेंथ और उसी का डिवाइड एरिया इनटू लेंथ, तो और मैं एरिया को ले जाता हूँ लोड के नीचे, तो ये हो गया लोड अपॉन एरिया, और एक्सटेंशन के नीचे लेंथ को ले जाते हैं, एक्सटेंशन अपॉन लेंथ, और ये इनटू में एरिया इनटू लेंथ अलग से। तो ये कुछ नोन फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि लोड अपॉन एरिया क्या होता है? ये होता है स्ट्रेस, एंड एक्सटेंशन अपॉन लेंथ ये होता है स्ट्रेन, एंड एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम। तो एनर्जी का फॉर्मूला एक ये हो सकता है, U इक्वल्स टू हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ओके, और ठीक है, और किस चीज़ में से कन्वर्ट कर सकते हैं और देखते हैं। इसमें अगर हम y लेके आएँ तो y के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? y इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो u का फॉर्मूला हो सकता है यहाँ से, अगर स्ट्रेस निकालते हैं तो ये हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन पहले से था तो स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा इंटू वॉल्यूम। तो स्ट्रेन के फॉर्मूले में टर्म्स में फॉर्मूला ये बन जाएगा। हमें सारे याद नहीं करना है, लेकिन कन्वर्जन हमें आना चाहिए। इनमें से कोई भी फॉर्मूला कैसे भी यूज़ हो सकता है न्यूमेरिकल में। और अगर हम सेम मेथड से स्ट्रेन निकालें तो ये स्ट्रेस अपॉन वाई आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा u इक्वल्स टू 1/2 इंटू
स्ट्रेस पहले से था, एक और स्ट्रेस आ जाएगा, इंटू स्क्वायर हो गया ये, इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वाई, यंग्स मॉडुलस। एक वर्जन ये हो सकता है। ओके, ये सारे तरीके से फॉर्मूले आ सकते हैं। लास्ट थिंग, हमसे एनर्जी डेंसिटी भी पूछी जा सकती है, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का यूजुअली सिंबल होता है स्मॉल यू, और इसका मतलब होता है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो कोई भी फॉर्मूला यहाँ से लगा देते हैं जिसमें वॉल्यूम आ रहा है, और क्लियरली हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे हमने सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया अगर, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट होके एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। या थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला लगाया तो ये आ जाएगा 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस, और अगर थर्ड वाला लगाया तो 1/2 वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले आ सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट कैपिटल के इज़ द रीस्टोरिंग फोर्स यूनिट एक्सटेंशन ऑफ वायर, जो हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की फॉर्म में। तो अगर उसको हम यहाँ पे यूज़ करें, ये जो के अलग से कांस्टेंट है के, इसका मतलब है रीस्टोरिंग फोर्स, और ये बोर्ड के लिए नहीं है, पहले से मैंने बताया बोर्ड के लिए नहीं, पूरा टॉपिक ही बोर्ड के लिए नहीं है। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, यानी के इक्वल्स टू एफ अपॉन डेल्टा एल। ये बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट, इट इज़ नथिंग बट स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट हम ऑलरेडी जानते हैं के होता है, तो के इक्वल्स टू एफ अपॉन डेल्टा एल होगा, एल होगा इस केस में। तो इसको अगर यहाँ पे लगाएं, और यहाँ पे सपोज आर नॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो के और वाई का क्या रिलेशन होता है वो हमें देखना है। के और वाई का रिलेशन होता है यहाँ पे के इक्वल्स टू वाई आर नॉट, के इक्वल्स टू वाई आर नॉट। ये सिर्फ कंपटीशन में यूज़ हो सकता है, तो उसके लिए अलग से याद रखना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी ये यूज़ हो सकता है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस टॉपिक पे, स्टील वायर। और क्योंकि ये टॉपिक भी बोर्ड के लिए नहीं है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपटीशन के लिए ऑब्वियसली सब कुछ इंपॉर्टेंट है। स्टील वायर ऑफ 4 मीटर इन लेंथ इज स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर द क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैं ए लिख देता हूँ सीधे इसको, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज़ 2 मिलीमीटर स्क्वायर, एंड यंग्स मॉडुलस वाई इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टील के लिए ये काइंड ऑफ याद भी रखो, ये बार बार यूज़ होता है। वैसे तो जनरली बताया जाता है, लेकिन अलग से एमसीक्यू में कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि स्टील का रफली क्या होता है। ओके, हमें निकालना है यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी। दैट इज़ स्मॉल यू। सेकेंड, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कंप्लीट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यू सारी दी हुई हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे फॉर्मूले याद करोगे तो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा। ऑब्वियसली बेसिक फॉर्मूला याद रखो, और उसके कन्वर्जन से हम बाकी सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। लेंथ हमारे पास है 4 मीटर क्वेश्चन में, एरिया में दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा एरिया इंटू लेंथ, यानी 8 × 10⁻6 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। नाउ एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, और हमें वाई दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। तो यंग्स मॉडुलस के टर्म में वॉल्यूम एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। एक तो फॉर्मूला ये था। स्ट्रेन हमें नहीं पता है, वायर ऑफ लेंथ हमें क्या पता है, 2 एरिया पता है, और लेंथ पता है, और वाई पता है। 2 मिलीमीटर द क्रॉस सेक्शन एरिया, वाई। ओके,
हाँ ठीक है, तो हम यू के फॉर्मूले में तो हमेशा ये सारी चीज़ें आ रही थी, तो यू का फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। ना ना ना, ओके। स्ट्रेन 4 मीटर। ओके हाँ, ये हमें दिया, अच्छा सॉरी ये मिस्टेक हो गई। ये स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर, ये हमें स्ट्रेन दिया हुआ है, एक्सटेंशन दिया हुआ है, सॉरी ये एक्सटेंशन हमें पता है 2 मिलीमीटर यानी 2 इंटू 10⁻³ मीटर। हमें डेल्टा एल दिया हुआ है, वहाँ से हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं, यानी हमें स्ट्रेन पता है। तो अगर स्ट्रेन पता है तो यू का फॉर्मूला होता है यू इंटू वाई, 1/2 इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय इंटू वॉल्यूम। ओके, तो 1/2 वाई की वैल्यू थी 2 इंटू 10⁻11। स्ट्रेन का मतलब हुआ डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल है 2 मिलीमीटर यानी 2 इंटू 10⁻³ और एल था 4 मीटर, ये 4 हो गया स्क्वायर्ड इंटू वॉल्यूम हमने निकाला 8 इंटू 10⁻6। इसको यहाँ से सॉल्व कर लो, ये जूल्स में टोटल एनर्जी का आंसर आ जाएगा, यानी सेकंड पार्ट का आंसर है। एंड फर्स्ट पार्ट इज़ टोटल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, यानी यहाँ पे वॉल्यूम वाला टर्म हटा दो, बाकी जो बचा ये एनर्जी डेंसिटी का आंसर है। इसकी यूनिट आएगी जूल पर मीटर क्यूब, ये एनर्जी डेंसिटी का आंसर हो गया। ओके, सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइजन्स रेशियो। Poisson's ratio, it is also not for boards this year and competition के लिए it is very important. ओके, तो पॉइजन साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक रेशियो दिया है जो हमें रिलेशन बताता है दो टाइप की स्ट्रेन के बीच में। इसका सिंबल है सिग्मा, और ये दो टाइप की स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो हमने कई बार वर्ड सुना था, ये इसका मतलब भी हम जानते हैं, इसका मतलब होता है लेंथ में जो चेंज आया। तो लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या है? लेटरल स्ट्रेन का मतलब होता है रेडियस। तो इस वर्ड का मतलब याद रखना, इस वर्ड का मतलब है रेडियस में चेंज। यानी इसको अगर हम फॉर्मूले में लिखेंगे तो ये लेटरल स्ट्रेन क्या आएगा? रेडियस में चेंज, यानी डेल्टा आर अपॉन आर, और लॉन्गिट्यूडनल चेंज डेल्टा एल अपॉन एल होता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम लेंथ इंक्रीज़ कर रहे हैं यानी स्ट्रेच कर रहे हैं तो रेडियस हमेशा डिक्रीज़ होती है, यानी डेल्टा एल अपॉन एल और डेल्टा आर अपॉन आर में हमेशा अपोजिट रिलेशन होता है। लेंथ इंक्रीज़ होगी तो रेडियस डिक्रीज़ होगी। हैंस हमें इन दोनों में से एक पॉजिटिव लेना होगा, एक नेगेटिव लेना होगा, यानी इन दोनों में से एक का साइन नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर पॉइजन्स रेशियो। यहाँ से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? और बाकी सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। ये है स्केलर क्वांटिटी, नो यूनिट नो डायमेंशन, एंड डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ द रेशियो। मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख नहीं रहा, बस बता दे रहा हूँ। इट इज़ द रेशियो फॉर अ गिवन वायर बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी प्रॉपर। ओके, ये हो गया पॉइजन्स रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक इज़, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सो कंपटीशन के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर रिलेशन बिटवीन y यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो। इन चारों के रिलेशंस हैं ये, और ये कंपटीशन के लिए और क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। फर्स्ट इज रिलेशन बिटवीन y, b एंड सिग्मा। इट इज़ y इक्वल्स टू 3b 1 - 2 सिग्मा। सेकेंड वन इज y g एंड सिग्मा के बीच का, दैट इज़ y इक्वल्स टू 2g 1 + सिग्मा। थर्ड वन इज बिटवीन sigma gb, sigma equals to 3b - 2g upon 2g + 6b, 2g + 6b. And fourth one is 9 upon y equals to 1 upon b + 3 upon g. एटलीस्ट इनमें से तीन आपको याद रखने ही रखने हैं। चारों याद होंगे तो बेस्ट है, लेकिन एटलीस्ट तीन याद ज़रूर रखने हैं, क्योंकि चौथा आप निकाल सकते हो। अगर तीन याद हैं तो चौथा आपको इक्वेशन सॉल्व करके निकल आएगा।
तो 3 एटलीस्ट याद रखने हैं इसमें। वैसे कोशिश करना चारों याद है तो इजी रहेगा, बार बार आपको निकालना नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस का मीनिंग है कि अगर आप एक वायर लो या कोई क्रॉस सेक्शनल बार लिया और उसको दोनों तरफ से हमने फिक्स करके यहाँ पे अटका दिया ऐसे और इसको हीट किया, तो हीट करने की वजह से इसके अंदर एक जब भी आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो क्या होता है, वो एक्सटेंड करती है। और इस चैप्टर में हमने एक्सटेंशन से क्या समझा है, एक्सटेंशन चीज़ों में तब होता है जब उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। तो यहाँ पे उसको हीट करने की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें एक्सटेंशन आ रहा है। एंड दैट स्ट्रेस इज़ नोन एज थर्मल स्ट्रेस, बिकॉज वो हीट की वजह से जनरेट हो रहा है। तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका, ये थर्मल स्ट्रेस है जो हीट की वजह से जनरेट होता है। सो व्हेन अ रॉड इज रिजिडली फिक्स्ड at its two ends and its temperature is changed, then a thermal stress is developed in the rod. और इसका फॉर्मूला होगा थर्मल स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, F अपॉन ए। अब इस F अपॉन ए को हम रॉड के लिए लगा रहे हैं, तो इसका एक और वर्जन आ सकता है जो कि आगे के एक चैप्टर से डिराइव होके आएगा। तो ये आगे के चैप्टर का थोड़ा सा टॉपिक इसमें इन्वॉल्व है, तो ध्यान से अभी सिर्फ याद रखना है, सिंबल समझने, बाकी पूरा कंसेप्ट आगे वाले चैप्टर में समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला F अपॉन ए थोड़ा चेंज होगा, और कैसे चेंज होगा मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आगे वाले चैप्टर से रिलेटेड है। आगे वाले चैप्टर में थर्मल प्रॉपर्टीज़ चैप्टर में एक फिनोमेना बताया जाता है जिसमें कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, हीट इंक्रीज़ करने से बॉडी के शेप में चेंज होता है। वो शेप में चेंज 3 टाइप से हो सकता है, लेंथ में चेंज हो सकता है, एरिया में चेंज हो सकता है, और वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। तो अगर हम लेंथ वाले चेंज की बात करें तो वहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होता है, फॉर्मूला इज़ डेल्टा एल अपॉन एल, यानी चेंज अपॉन ऑरिजिनल लेंथ इक्वल्स टू एल्फा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज। सो एल्फा है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड डेल्टा टी इज टेम्परेचर चेंज। और डेल्टा एल ये बेसिकली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो गया। और इस चैप्टर में डेल्टा एल अपॉन एल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। और इसका एफ अपॉन ए यानी स्ट्रेस से डायरेक्ट रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है, वाई, लेंथ चेंज हो रही है तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस आएगा। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया यानी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन यानी डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ से एफ अपॉन ए इक्वल्स टू आ जाएगा वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, और डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू एल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से एफ अपॉन ए इक्वल्स टू आ गया वाई एल्फा डेल्टा टी। तो कभी कभी ये डेल्टा टी लिखा हुआ होता है, कभी डेल्टा थीटा लिखा हुआ होता है। थीटा और टी दोनों ही टेम्परेचर हैं। अब इसको हम प्लेस कर सकते हैं थर्मल स्ट्रेस के फॉर्मूले में। सो थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा, थर्मल स्ट्रेस इक्वल्स टू एफ अपॉन ए इक्वल्स टू वाई एल्फा डेल्टा टी। ओके, ये थर्मल स्ट्रेस हो गया ना। लेकिन हमने जो मॉडुलस पढ़े हुए हैं वो लेंथ के लिए होते हैं और वॉल्यूम के लिए भी होता है। लेंथ के लिए वाई होता है यंग्स मॉडुलस, और वॉल्यूम के लिए होता है बल्क मॉडुलस। एरिया के लिए नहीं होता कोई। तो हम वॉल्यूम के लिए भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। वॉल्यूम के लिए होगा एक इसका एग्जांपल, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस enclosed in a vessel of any rigid material is changed, then thermal stress is produced.
in the gas, and which is basically equals to the pressure, change in pressure. So this thermal stress is basically equals to change in pressure. एंड चेंज इन प्रेशर का बल्क मॉडुलस के टर्म में फॉर्मूला में पता है क्या होता है? बल्क मॉडुलस के टर्म में इसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इंटू वी, यानी डेल्टा पी इक्वल्स टू बी इंटू डेल्टा वी अपॉन वी. ओके, अब जैसे मैंने ऊपर बताया था एल्फ़ा क्या होता है. एल्फ़ा है यहाँ पे आगे वाले चैप्टर का कंसेप्ट है, विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ऐसे ही वॉल्यूम के लिए भी होता है. वॉल्यूम के लिए होता है गामा. गामा इज़ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. ये तब यूज़ होता है जब टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से या हीट बढ़ाने की वजह से वॉल्यूम में इंक्रीज़ आ रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. और इसका फॉर्मूला भी सिमिलर है वैसे ही, जैसे अल्फ़ा का फॉर्मूला मैंने लिखा था अल्फ़ा डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल. ऐसे यहाँ पे गामा ये गामा है, वाई नहीं है. गामा डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी. सो डेल्टा वी, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है. मैं नेगेटिव साइन यहाँ पे हटा रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी हमने गैस को जो है वो बंद कर रखा है, तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हमने रोक रखा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है अभी यहाँ पे. सो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी. इसको थर्मल स्ट्रेस के फॉर्मूले में लगा देते हैं, तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला गामा के टर्म में आ जाएगा. थर्मल स्ट्रेस फॉर गैस इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर इक्वल्स टू बी इंटू गामा डेल्टा टी. तो थर्मल स्ट्रेस के दो फॉर्मूले हैं, कि अल्फ़ा के टर्म में है विच इज़ वाई अल्फ़ा डेल्टा टी, और एक गामा के टर्म में है विच इज़ बी गामा डेल्टा टी. ओके, दोनों न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो सकते हैं, याद रखना. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ compression on the density of a liquid. ओके, एक लिक्विड को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो उसकी डेंसिटी में क्या चेंज होगा वो हमें निकालना है. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, दैट वी ऑलरेडी नो. अगर इसका हम यहाँ से लॉग ले लें तो लॉग रो इक्वल्स टू आएगा लॉग मास अपॉन वॉल्यूम, और लॉग ए अपॉन बी इक्वल्स टू लॉग ए माइनस बी होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग वॉल्यूम. ओके, और इसका अब हम डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन, देन वी विल गेट लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है डी एक्स अपॉन एक्स, उसको हम डेल्टा एक्स अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं. तो यहाँ से लॉग रो का हो जाएगा डेल्टा रो अपॉन रो. एंड मास इज कांस्टेंट, मास इज नॉट गोना चेंज, तो मास कांस्टेंट है, इसका लॉग एम कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, तो ये जीरो हो गया. एंड लॉग वी का डिफरेंशिएशन होगा डेल्टा वी अपॉन वी. ओके, और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई सपोज. बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी. तो यहाँ से माइनस डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू है डेल्टा रो अपॉन रो, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा रो अपॉन रो. तो यहाँ से हमें डेंसिटी का चेंज निकालना था, तो डेंसिटी का चेंज इक्वल्स टू आ गया डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉडुलस. डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉडुलस, यहाँ से चेंज इन डेंसिटी हो गया डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉडुलस इनटू ओरिजिनल डेंसिटी. दिस इज चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू कंप्रेशन. ओके, और अब आप पता ये लॉजिकली सोच सकते हो कि डेंसिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी. अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज़ होगी. डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो अगर इनिशियल डेंसिटी रो है तो फाइनल डेंसिटी है सपोज रो डैश. ओके, तो यहाँ से डेल्टा रो हो जाएगा रो डैश माइनस रो इक्वल्स टू डेल्टा पी रो अपॉन बी. और यहाँ से रो डैश निकालेंगे तो रो को उधर साइड भेज दिया, रो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस डेल्टा पी अपॉन बी. तो न्यू डेंसिटी ये आ जाएगी, और इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं. 1 अपॉन बी हमें पता है कंप्रेसिबिलिटी के इक्वल होता है. एक और चीज़ में कन्फ्यूजन मत करना, यहाँ पे स्मॉल के 2 बार आया. स्मॉल के का मतलब कंप्रेसिबिलिटी भी होता है, और स्मॉल के हमने जो
एनर्जी वाले इलास्टिक एनर्जी के वाले टॉपिक जो अभी किया था इस लेक्चर में, उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह उसे लिया था, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट वाला कंसेप्ट तो देखा था। दोनों ही के है लेकिन दोनों का मतलब डिफरेंट है, तो उसे कंफ्यूज मत होना। ये यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी है, तो यहाँ से रो डैश इक्वल्स टू हो जाएगा रो 1 प्लस डेल्टा पी इंटू स्मॉल के। एक फॉर्मूला ये बन सकता है। ओके, तो ये चेंज आता है कंप्रेसिबिलिटी का डेंसिटी में चेंज लिक्विड के लिए। ओके, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, ये फिनिश हो गया। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे।